हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट लेवल 2 के सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो 2011 वाला पेपर मैं करवा चुकी हूँ, 2012 वाला पेपर करवा चुकी हूँ और 2022 वाला पेपर मैंने करवाया है। 2022 में 2 दिन हुए हैं एग्जाम। तो 23 जुलाई को हुआ है। 23 जुलाई वाला पेपर मैं करवा चुकी हूँ सॉल्व। ये 24 जुलाई वाला पेपर है और 24 जुलाई को भी 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। तो एक पेपर और आपका 24 जुलाई का बचेगा, उसको भी मैं सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। पहला विकल्प है शारीरिक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक, तीसरा है पर्यावरणीय और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय सभी कारक शामिल होते हैं। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सीखने को अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाले व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है और यह एक सतत प्रक्रिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपका डी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। पहला विकल्प है सूक्ष्म प्रणाली, दूसरा है मेसो सिस्टम, तीसरा है एक्सो सिस्टम और चौथा है काल क्रम। तो यूरी ब्रोफेन ब्रेनर एक रूसी मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे जो विकासात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए प्रासंगिक दृष्टिकोण के एक प्रमुख प्रस्तावक भी थे। अब इन्होंने क्या बताया है कि मानव विकास की परिस्थिति में एक सक्रिय विकसित होते हुए मनुष्य और तत्काल परिस्थितियों के बदलते गुणों के बीच प्रगतिशील पारस्परिक समायोजन का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है जिसमें विकासशील व्यक्ति रहता है। अब इसमें पूछा गया है कि वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है सूक्ष्म प्रणाली, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसे लघु मंडल भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और जो सूक्ष्म प्रणाली है ये एक व्यक्ति का नियमित यानी दैनिक वातावरण है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में और जान लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मेसो सिस्टम, यानी इसे कहते हैं मध्य मंडल। तो ये क्या होता है? तो यह उन प्रक्रियाओं को शामिल करता है जो कई लघु मंडल के मध्य होती हैं और जिनका व्यक्ति हिस्सा होता है। तो ये मेसो सिस्टम उन गतिविधियों को शामिल करता है। एक्सो सिस्टम क्या है? तो एक्सो सिस्टम जो है लघु मंडल के उन घटकों को शामिल करता है जिससे एक व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है लेकिन जो अभी भी उसके विकास को प्रभावित करता है। और कालक्रम क्या है? तो इसमें वे विभिन्न महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं शामिल हैं जो व्यक्ति और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य सभी स्तरों या प्रणालियों को प्रभावित करती हैं। तो इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसमें आपका ए विकल्प सही है, सूक्ष्म मंडल या सूक्ष्म प्रणाली या इसे ही लघु मंडल भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है फिल करना है ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। पहला विकल्प है हावर्ड गार्डनर, दूसरा विकल्प है फ्राइड, तीसरा विकल्प है बिने और चौथा विकल्प है थर्स्टन। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया है, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इन्होंने अपने सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धि बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। तो ये 8 बुद्धियां भी आपको याद रखनी है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है, तो आपको
जब वो याद होंगी आठों बुद्धि तो आप तुरंत आंसर दे देंगे कि कौन सी शामिल नहीं है। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। तो इसमें आपका ये विकल्प सही है, हावर्ड गार्डनर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? पहला विकल्प है प्रशंसा, दूसरा है मान्यता, तीसरा है नियम व शर्तें और चौथा है प्राधिकार। तो बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संविधान के निर्देशक सिद्धांतों में की गई प्रतिबद्धता की परिणति है। और ये जो अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो मान्यता प्रमाण पत्र के बिना। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है अनुभव द्वारा उत्पन्न या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को फिल करना है कहा जाता है। पहला विकल्प है अधिगम, दूसरा है विचारण, तीसरा है अनुभूति और चौथा है प्रेरणा। तो अभी आपको बताया था कि जो अधिगम है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसमें पूछा गया है कि अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो अधिगम कहा जाता है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। विचारण क्या है? विचारण यानी कि चिंतन। तो चिंतन सभी संज्ञानात्मक गतिविधियों या प्रक्रियाओं का आधार है और मनुष्य के लिए अद्वितीय है। प्रेरणा क्या है? तो प्रेरणा किसी विशेष लक्ष्य के प्रति व्यवहार को सक्रिय करने, बनाए रखने और निर्देशित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और अनुभूति क्या है? तो सूचना का मानसिक प्रसंस्करण है। तो इन सब के बारे में भी आपको जानना आवश्यक है और इसमें आपका पहला विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। पहला विकल्प है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, दूसरा है प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा, तीसरा है 8वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा और चौथा है माध्यमिक शिक्षा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसका उद्देश्य क्या है? कक्षा से 1 से 8 तक के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटों की न्यूनतम संख्या के रूप में तैयारी के घंटे सहित 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। अगला प्रश्न दिया गया है आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? पहला विकल्प है कोशिका विज्ञान, दूसरा है जीवमिति, तीसरा है जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आनुवांशिकता वह क्षेत्र है जो माता पिता से संतानों तक की विशेषताओं के वंशानुक्रम का अध्ययन करता है। अब इसमें पूछा गया है कि नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर हैं? तो जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? अभी आप लोगों को बताया था और मैंने बताया भी था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। पहला विकल्प है 40 घंटे, दूसरा विकल्प है 45 घंटे, तीसरा विकल्प है 42 घंटे और चौथा है 48 घंटे। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, 45 घंटे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? पहला विकल्प है तंत्र का तंत्र, दूसरा है वाहिनीहीन ग्रंथियां, तीसरा है दैहिक संरचना और चौथा है स्थिति जन्य संरचना।
तो पूछा गया है कि कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। तो इसमें आपका जो डी विकल्प लिखा हुआ है स्थितिजन्य संरचना, ये व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब तो जो जैविक कारक हैं वो भी जान लीजिए। शरीर निर्माण है, यानी कि दैहिक संरचना, तंत्र का तंत्र, वाहिनीहीन ग्रंथियां, इसके अलावा स्वास्थ्य स्थिति, शारीरिक दोष, सम स्थिति, ये सभी जैविक निर्धारक हैं, लेकिन स्थितिजन्य संरचना नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? पहला है प्रगति, दूसरा है रूपांतर, तीसरा है प्रतीपगमन और चौथा है जैसे पैदा होता है। तो आनुवांशिकता का सामान्य नियम प्रगति नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं रूपांतर, प्रतीपगमन, जैसे पैदा होता है, ये सभी आनुवंशिकता के सामान्य नियम है, लेकिन प्रगति इसमें शामिल नहीं है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? पहला है एक समस्या की अवधारणा। अगला प्रश्न दिया गया है वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? पहला है एक समस्या की अवधारणा, दूसरा है संशोधन, शोध, निष्कर्ष, तीसरा है आधार सामग्री एकत्र करना और चौथा है गतिशील दृष्टिकोण। तो वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में जो कदम नहीं है वह बताना है। तो इसमें गतिशील दृष्टिकोण इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गतिशील दृष्टिकोण शिक्षकों को उनकी सुधार करने की आवश्यकताओं की पहचान करने का अवसर देता है और उनके शिक्षण कौशल में सुधार के उद्देश्य से उनकी कार्य योजनाओं को विकसित करने के लिए उपलब्ध ज्ञान के आधार का उपयोग करता है। अब इसमें पूछा गया है कि वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में कौन सा कदम नहीं है, तो बाकी आप देख रहे हैं समस्या की अवधारणा, आधार सामग्री एकत्र करना, संशोधन, शोध, निष्कर्ष, ये सभी सही है, लेकिन गतिशील दृष्टिकोण इसमें नहीं आएगा, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था। डी विकल्प इसका उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है परीक्षण का संदर्भ फिल करना है। परीक्षण की का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। पहला विकल्प है विश्वसनीयता, दूसरा है वैधता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एक परीक्षण व्यवहार को मापने के लिए एक उपकरण या व्यवस्थित प्रक्रिया है। अब इसमें पूछा गया है परीक्षण की फिल करना है का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है, तो ये है विश्वसनीयता। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। विश्वसनीयता का तात्पर्य संगति से है। एक परीक्षण जो विभिन्न परिस्थितियों और भिन्न स्थानों पर इसके लगातार उपयोग में एक सुसंगत परिणाम प्रदर्शित करता है, परीक्षण की विश्वसनीयता कहलाता है। तो इसमें आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। प्रभावी परीक्षण के जो आवश्यक मानदंड हैं वो भी आपको याद रखने हैं। विश्वसनीयता है, वैधता है, प्रयोज्यता, वस्तुनिष्ठता, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। ए विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? पहला विकल्प है 2009, दूसरा है 2012, तीसरा है 2005, चौथा है 2010। तो अभी आपको इसी वीडियो में बताया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, तो इसमें आपका ए विकल्प सही हो जाएगा 2009। और यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे, पहला विकल्प है परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है, दूसरा है अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, तीसरा है सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें और चौथा है लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त या मानसिक मंदता एक संज्ञानात्मक अक्षमता है। इसे बौद्धिक अक्षमता के रूप में भी जाना जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। पहला विकल्प है प्रेक्षणात्मक अधिगम, दूसरा है सामाजिक अधिगम, तीसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन और चौथा है शास्त्रीय अनुबंधन। तो पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। B.F. स्किनर ने इस सिद्धांत को पुरस्कार और दंड के माध्यम से अधिगम की विधि के रूप में प्रतिपादित किया है। तो यह भी आपको याद रखना है। और यह अधिगम की एक विधि है जो व्यवहार के लिए पुरस्कार और दंड को नियोजित करती है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन, तो ये इवान पावलो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो ये भी याद रखना है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। सामाजिक अधिगम, तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित सामाजिक अधिगम सिद्धांत व्यवहार दृष्टिकोण को देखने, प्रतिरूपण और अनुकरण करने के महत्व पर जोर देता है। और प्रेक्षणात्मक अधिगम जो है अन्य लोगों के व्यवहारों से सीखने की प्रक्रिया है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा और इसमें आपका सी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। पहला विकल्प है चेतन, अविचेतन, अचेतन, दूसरा है एदम, अहम, परा अहम, तीसरा है आनंद के सिद्धांत और चौथा है रक्षात्मक प्रतिक्रिया। तो सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषण के संस्थापक हैं। मनोविश्लेषण के सिद्धांत में फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 बुनियादी विभाजनों को एदम, अहम, परा अहम में पेश किया है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पहले भी पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि जो इसके पहले एग्जाम हुए हैं, ये 2022 वाला पेपर है, तो इसके पहले जो हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। पहला है समस्थिति, दूसरा है संतुलन, तीसरा है बढ़ावा देना और चौथा है प्रेरणा। तो वाल्टर कैनन द्वारा ये शब्द दिया गया है समस्थिति। और यह शब्द वर्णन करता है कि मानव शरीर अपने आंतरिक वातावरण को समान और स्थिर स्तर पर कैसे नियंत्रित करता है। तो इसमें आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। यही तो पूछा गया है कि स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है, तो समस्थिति कहा जाता है। ए विकल्प इसमें सही है। और ये शब्द किसने दिया है? वाल्टर कैनन ने। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? पहला विकल्प है आंतरिक, दूसरा है बाह्य, तीसरा है स्वार्थी और चौथा है बाहरी। तो अभिप्रेरणा या प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। अब इसमें पूछा गया है कि सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है, काम ज़्यादा है, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है, इसीलिए वह कोई दूसरी नौकरी भी नहीं तलाश कर रही है। तो सीता की जो प्रेरणा है वह आंतरिक है। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो आंतरिक प्रेरणा होती है, इसमें स्वयं कार्य, जो व्यक्ति होता है स्वयं कार्य में रुचि से प्रेरित होता है और व्यक्ति के भीतर ये मौजूद होती है। तो ये आपको याद रखना है। और जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है वह क्या होती है? इसमें आमतौर पर पुरस्कार और प्रशंसा शामिल होती है।
तो ये बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा और इसमें ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। पहला विकल्प है माता पिता की राय, दूसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, तीसरा है शिक्षकों की राय और चौथा है सामुदायिक दृष्टिकोण। तो प्रतिभाशाली बच्चों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके पास किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक क्षमताएं होती हैं, जो बच्चे को उसकी उम्र के साथियों की तुलना में शीर्ष में रखती हैं। अब इसमें पूछा गया है कि प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्तिपरक राय है वह पक्षपाती हो सकती है, इसीलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा के परिणाम को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षा क्या होती है? तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण ऐसा उपकरण है जो सभी व्यक्तिपरक तत्वों से मुक्त होता है और किसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का केवल एक ही सही या वस्तुनिष्ठ उत्तर हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला विकल्प है क्रीड़ा में भाग लेना यानी कि खेल में भाग लेना, दूसरा है क्रॉस वर्ड पहेली पर काम करना, तीसरा है आसीन जीवन शैली और चौथा है पठन करना। तो हमारी सभी मानसिक क्षमताएं जैसे कि अनुभव करना, याद करना, तर्क करना, ये सभी क्या है एक जटिल प्रणाली में व्यवस्थित होती हैं और जिसकी संपूर्ण कार्य प्रणाली संज्ञान कहलाती है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग एग्जाम में। तो इसमें आपका जो सी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आसीन जीवन शैली यानी कि गतिहीन जीवन शैली। तो गतिहीन जीवन शैली क्या होती है, आसीन जीवन शैली क्या होती है? तो आसीन जीवन शैली जीवन के उस तरीके को संदर्भित करती है जिसमें एक व्यक्ति एक निष्क्रिय जीवन शैली को अपनाता है, अर्थात शारीरिक गतिविधि में संलग्न नहीं होता। तो यही जो है संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्तर को बनाए रखने में मदद नहीं करेगा। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? पहला विकल्प है डार्विन, दूसरा विकल्प है सेफर, तीसरा है जर्सेड और चौथा है स्पेंसर। तो इस प्रश्न में आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, डार्विन। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के एक प्रकृतिवादी थे जिन्हें प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। इनके अनुसार विकास एक धीमी क्रमिक प्रक्रिया है जो एक वंश के पूर्वजों से निर्बाध रूप से विभिन्न संशोधनों से गुजरते हुए प्राप्त होती है। तो ये जो कथन है ये डार्विन का ही है। तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा, डार्विन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? पहला है संवेदी प्रेरक स्थिति, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, तीसरा है चक्रीय चरण और चौथा है औपचारिक प्रचालन। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। कौन कौन सी हैं 4 अवस्थाएं? संवेदीगामक अवस्था या इसे ही संवेदी प्रेरक अवस्था भी कह देते हैं, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें चक्रीय चरण शामिल नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि नहीं है, पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली गतिविधि कहलाती है। पहला विकल्प है अधिगम, दूसरा है मानसिक कल्पना, तीसरा है विचारण और चौथा है संकल्पना।
तो जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली गतिविधि कहलाती है विचारण, यानी कि थिंकिंग, चिंतन। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। विचारण एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है। यह एक प्रकार की मानसिक गतिविधि है जो मस्तिष्क में तब घटित होती है जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित करता है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि, जिसे आमतौर पर आईक्यू के रूप में जाना जाता है, एक मानकीकृत परीक्षण के अंकों को संदर्भित करती है जो मानव बुद्धि का आकलन और मापन करती है। और बुद्धि को मापने के लिए प्रथम परीक्षण 1905 में बेने और साइमन द्वारा विकसित किया गया था, ये आपको याद रखना है। और 1916 में टर्मन ने परीक्षण को संशोधित किया और बुद्धि लब्धि की अवधारणा प्रस्तुत की। इसका जो सूत्र है वह क्या होता है? तो इसमें होता है मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, यानी कि आपका जो ए विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि ये 2022 में पूछा गया था। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है आत्मसातकरण है। पहला विकल्प है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। दूसरा है बेहतर में बदलने की प्रक्रिया। तीसरा है आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो पियाजे ने आत्मसातकरण को मौजूदा संज्ञानात्मक स्कीमाओं, धारणाओं और समझ में नई जानकारी को अनुकूलित करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। तो आत्मसातकरण जो है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, फिल करना है यहाँ पर। पहला लिखा है शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम। दूसरा है सिद्धांत शिक्षण उद्देश्य। तीसरा है शिक्षा क्रियाविधि शिक्षक और चौथा है महत्व शिक्षक वस्तुनिष्ठता। तो शिक्षा के 3 प्रमुख आधार पूछे गए हैं। तो शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं शिक्षक यानी कि अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये किसने माना है कि शिक्षा त्रिध्रुवी है? तो ये जॉन डीवी ने माना है। ये एक महान समाजशास्त्री थे और उनका मानना है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। तो ये भी याद रखिएगा कि पूछ लिया जाए कि ये जो शिक्षा त्रिध्रुवी है ये किसने माना है? तो जॉन डीवी ने। ये विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डिसलेक्सिया कहते हैं अधगम अक्षमता से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा, तो जितनी भी अधगम अक्षमताएं हैं उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला विकल्प है पढ़ने में कठिनाई। दूसरा है गणित समझने में कठिनाई। तीसरा है वर्तनी लिखने में कठिनाई और चौथा है प्रतिस्पर्धा में कठिनाई। तो डिसलेक्सिया जो है पढ़ने में कठिनाई है, यानी कि पठन अक्षमता है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गणित समझने में कठिनाई तो ये कहलाती है डिसकैलकुलिया, इसमें गणना संबंधी गलतियां बच्चे करते हैं। और वर्तनी लिखने में कठिनाई तो ये कहलाती है डिसग्राफिया। साथ में ये भी याद रखिएगा। ये विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह फिल करना है प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। पहला है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। दूसरा है भूमिका निर्वाह। तीसरा है रोरसाक और चौथा है नाटकीय प्रस्तुति। तो प्रक्षेपी तकनीक क्या है? तो यह जांच की एक अप्रत्यक्ष और असंरचित विधि है जिसे मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। अब इसमें पूछा गया है कि व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। तो ये कहलाती है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण हेनरी मरे द्वारा विकसित किया गया था। यह एक प्रक्षेपी तकनीक है जिसका उपयोग
किसी व्यक्ति के अचेतन स्वयं की जांच करने के लिए किया जाता है। ये विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है। पहला है व्यक्तिगत इतिहास, दूसरा है साक्षात्कार तकनीकी, तीसरा है वस्तु सूची तकनीक और चौथा है निर्धारण मापनी। तो इसमें पूछा गया है कि व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है तो निर्धारण मापनी यानी कि रेटिंग स्केल, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं व्यक्तिगत इतिहास, साक्षात्कार तकनीकी, वस्तु सूची तकनीकी, ये व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि है, लेकिन निर्धारण मापनी इसमें शामिल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और आखिरी प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। पहला है हल्की मंदता, दूसरा है मध्यम मंदता, तीसरा है गंभीर मंदता और चौथा है तीव्र मंदता। तो मानसिक मंदता एक संज्ञानात्मक अक्षमता है, इसे बौद्धिक अक्षमता के रूप में भी जाना जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो तीव्र मंदता इसमें नहीं आता है। डी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर 2022 वाला था। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा एसएसटी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हूँ और कई दिनों पहले मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी और 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन मैं एसएसटी के करवा चुकी हूँ। साइंस के भी करवा चुकी हूँ, लेवल 1 के लिए ईवीएस के भी करवा चुकी हूँ। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, तो प्रैक्टिस की 24 वीडियो आ चुकी हैं और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएसटी की उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली वीडियो और प्रैक्टिस वाली वीडियो एक साथ ऐड कर दी हैं ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।